दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल किसान सुधा मंत्र में। आज हम लोग जानेंगे मूंगफली की फसल में सफ़ेद कीटाणु और दीमक का जड़ से कैसे सफाया किया जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मूंगफली का सफ़ेद गिटार और दीमक का सफाया करने का। क्योंकि मूंगफली एक दलहन वर्ग की फसल है, लेकिन इसको देखा जाता है तिलहन की दृष्टि से, क्योंकि इसमें तेल बहुत अच्छा पाया जाता है। मुख्य रूप से यह बलुआर दोमट मृदाओं में होती है, वहाँ पे इसकी उपज बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो ये दीमक और सफ़ेद लट या सफ़ेद गिटार, जिसको वाइट ग्रब कहते हैं, और टर्माइट, ये दो इसके मुख्य शत्रु हैं जो पूरी तरह से फसल को चौपट कर सकते हैं अगर इस पर सही समय पर ध्यान न दिया जाए। दोस्तों, सफ़ेद गिटार और दीमक के कुछ दृश्य हैं जो आप लोगों ने खेतों में भी इनको अच्छे से देखा होगा। साथियों, एक रोग होता है इसमें, जिसको टिक्का रोग बोलते हैं, मूंगफली का टिक्का रोग। उसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। इसमें वीडियो के शीर्षक का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें दीमक और सफ़ेद गिटार के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा और इसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। बुआई, खेत की तैयारी से लेकर लास्ट तक आप कैसे दीमक और सफ़ेद गिटार से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, एक विधि नहीं होती है, इसमें कई विधियाँ होती हैं, जिसमें कृषि क्रियाएँ होती हैं, जैविक विधि से, रासायनिक विधि से, सारी विधियों को मिला जुला के जिसको समन्वित कीट नियंत्रण कहा जाता है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट, जो भी आप कह लीजिए, समन्वित तरीके से दो या दो से अधिक तरीकों का हम प्रयोग करके आज आपको बताएंगे किस प्रकार से इन दोनों कीटों से एकदम बढ़िया से सफाया पाया जाता है। पूरा फुल कंट्रोल इसलिए नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरा कंट्रोल करना प्रकृति से छेड़छाड़ करना है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, घर से अगर बिल्ली भगा दी जाएगी तो चूहों को नियंत्रण करने के लिए फिर हमको चूहेदानी और दुनिया भर की दवाइयों का प्रयोग करना पड़ा। इसलिए प्रकृति में सारे जो जीव हैं उनका कुछ ना कुछ महत्व होता है, तो अपने अपने महत्व को पूरा, हाँ, उनकी संख्या को उस ऐसी दर पे रखें जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या आर्थिक क्षति स्तर के नीचे रहें, हमें नुकसान ना करें। क्योंकि एकदम से ख़त्म कर देंगे तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें इन पे भी डिपेंड होंगी, वो हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, जो कि हमको बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, इससे पहले कि हम नियंत्रण विधियों के बारे में बात करें, हमको सर्वप्रथम ये जान लेना ज़रूरी है कि जो ये दीमक और वाइट ग्रब होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, किस टाइप का कीड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, दीमक एक सामाजिक प्राणी है और इसी प्रकार से वाइट ग्रब भी होता है। इसकी सबकी अवस्थाएं होती हैं। तो जैसे दीमक है तो उसमें निम्फ होगा, एडल्ट होगा, उसमें जैसे पंखे वाले दीमक कभी आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये एक सामाजिक प्राणी है जो ज़मीन में कॉलोनी बनाकर रहता है। तभी आप कभी कभी देखे होंगे कि ऊपर दवाइयाँ आप डालते रहते हैं दीमक के लिए, लेकिन नीचे कॉलोनी में जाके वो अपना जीवन यापन करता रहता है। और जब दवाई का असर ख़त्म होता है तो भूमि के ऊपरी सतह पे आके और उसके बाद हमारी फसलों को नुकसान करने लगता है। और जो वाइट ग्रब होता है, सफ़ेद कीटार, ये मुख्य रूप से जो है बरसात के सीज़न में जून जुलाई जब प्रारंभ होती है बरसात, तब से लेके अक्टूबर नवंबर तक ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, खासकर सितंबर में, जो कि समय इस समय चल रहा है। ये सब क्या है कि जो फसलों के अवशेष होते हैं, कच्चा गोबर होता है, ये चीज़ें अगर खेत में हैं तो इनके लिए खाने का कार्य होता है। तो इसको खाते हैं क्योंकि इसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो ये फसलों के अवशेष को या फिर इस गोबर से ये सब चीज़ें खा खा के ये वहीं पर रहते हैं। और इनका आश्रय जो होता है, खेत के आसपास जो खरपतवार होते हैं, नीम, गूलर या बेर का पेड़ है अगर खेत के आसपास, तो इसके जो एडल्ट होते हैं जो उड़ के उस पे बैठते हैं, और जब समय आता है फसल का, मूंगफली का, तब उसमें आके ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के लिए। कंट्रोल हमको नहीं करना, हमको मैनेजमेंट करना है कि इनकी संख्या सीमित स्तर तक ही रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाती है हमारी कृषि क्रियाएँ, जिसको हम कल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। कृषि क्रियाओं में किसान भाइयों, हम लोग जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय से ही स्टार्ट हो जाता है। हम लोग ध्यान रखते हैं कि खेत के आसपास साफ़ सफाई हो, और जो हमारी मेड़बंदी है वो ढंग से हुई हो, और गर्मी में गहरी जुताई। जी हाँ दोस्तों, सबसे रामबाण दवा यही होती है, गर्मी में गहरी जुताई। क्योंकि जिस समय हम लोग गर्मी में गहरी जुताई करते हैं, उस समय हमारे खेत के अंदर जो इसके लार्वा, प्यूपा, अंडे सब होते हैं, वो खेत की ऊपरी सतह पे आ जाने के कारण जो इतनी तेज़ हीट होती है, सोलराइजेशन होता है,
तो इसमें ऊष्मा के द्वारा जो सूर्य की रोशनी के द्वारा तीव्र गर्मी में ये सारे कीड़े और अंडे बच्चे सभी खुद स्वयं नष्ट हो जाते हैं। एक बात, दूसरी बात, जो मिट्टी की हार्ड लेयर होती है वो भी टूट जाती है, तो हमारी पानी का जो है वो जल धारण क्षमता भी इसमें बढ़ जाती है मिट्टी में, और मिट्टी में भुरभुरापन भी आ जाता है, और हवा का आवागमन भी बहुत अच्छी तरीके से होता है, और रोग और कीट के जो होते हैं स्पोर्स इसमें पड़े होते हैं, अंडे बच्चे, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भूमि शोधन और बीज शोधन की। जी हाँ, जब हम बीज शोधन और भूमि शोधन की बात करते हैं तो हम जब बीज की बुआई करते हैं मूंगफली की, तो उसमें हमको क्या करना है कि बीज का भी उपचार करना है और भूमि का भी उपचार करना है। भूमि उपचार करते समय हम लोग यह ध्यान रखेंगे कि गोबर की खाद में जो हम लोग डालते हैं, तो गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया एक साथ कभी नहीं डालना है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो कि टिक्का रोग में भी बढ़िया काम करता है, उकठा में भी बढ़िया काम करता है, वो फंजीसाइड है, और बिवेरिया बेसियाना जो डालते हैं दीमक के लिए होता है। तो ये अगर डालेंगे दोनों साथ में, क्योंकि ट्राइकोडर्मा फफूंद नाशक है तो और बिवेरिया बेसियाना भी हमारा एक फफूंद ही है, तो वो फफूंद को नष्ट कर देने वाला ट्राइकोडर्मा, अगर ट्राइकोडर्मा बिवेरिया के साथ अगर डाल रहे हैं तो हमारे बिवेरिया सही से कार्य नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग उसमें भूमि उपचार के समय ध्यान रखेंगे कि 1 महीने का अंतराल जरूर हो, चाहे ट्राइकोडर्मा से करें या फिर बिवेरिया बेसियाना से करें। दूसरी चीज़, बीज उपचार के समय हम लोग ध्यान देंगे कि बीज उपचार अगर करेंगे तो उसमें भी हम इंसेक्टिसाइड के साथ इस जैविक उपचार को हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जब इंसेक्टिसाइड के संपर्क में आएगा तो इसका फंगस जो है, जो वर्क करता है, वो बढ़िया से वर्क नहीं करेगा। इसलिए बीज उपचार के समय ध्यान दें, या तो आप क्लोरोपाइरीफास या इमिडाक्लोरपिड जो कि 20 से 30 ml की दवा 1 किलो बीज के साथ यूज होती है, उसको ही प्रयोग कर लें, या फिर प्रति किलो बीज के साथ 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा या बिवेरिया, जिसको भी उचित समझे उसके साथ करें। ट्राइकोडर्मा हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सफ़ेद कीटाणु और दीमक के लिए, इसलिए हम लोग बिवेरिया से ही उपचारित करेंगे उसको। और या फिर बिवेरिया अगर खेत में भूमि शोधन कर रहे हैं तो उसमें इमिडाक्लोरपिड या क्लोरोपाइरीफास के माध्यम से हम बीज का उपचार कर सकते हैं, जो कि टीकाकरण होता है। और साथियों, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी उपचार से बचाव अच्छा होता है। दूसरी बात, अगर हम भौतिक और मैकेनिकल की करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं, लाइट ट्रैप्स होते हैं, जो इनके एडल्ट्स होते हैं, इनको चिपकाने के लिए काम करते हैं, कि जो कि फेरोमोन ट्रैप्स और लाइट ट्रैप्स आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसलिए फेरोमोन में क्या होता है कि एक ल्योर होता है जो आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, तो ल्योर आप लोग लाके उसको लगाएंगे तो कीड़े इसमें आकर्षित होके आते हैं और फंस जाते हैं। लाइट ट्रैप क्या होता है, जो शाम को, ध्यान रखिए किसान भाई, जो सफ़ेद गिटार के जो एडल्ट होते हैं वो शाम के समय 7 से लेकर 10 बजे तक, और विशेषतः पौने 8 बजे और 8 बजे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये लोग आक्रमण करते हैं, और ये अपने अंडे दे देते हैं। और अंडे देने के बाद जब इसके बच्चे निकलते हैं वो सूंडी बनते हैं, जो पहले सफ़ेद रंग के होते हैं, बाद में मटमैले रंग के, और किनारे उनके मुख के पास बादामी और भूरे रंग का उनका मुख होता है, और पूरा सफ़ेद होते हैं, छूने पर सी आकार। तो ये तो बात हो गई इन लोगों की प्रकृति की और कंट्रोल करने की। दोस्तों, क्लोरोपाइरीफास और इमिडाक्लोरपिड ऐसी दवा है जिसको तात्कालिक लाभ के लिए आप सिंचाई जल के साथ या स्प्रे के रूप में दे सकते हैं, लेकिन अगर इसको परमानेंटली सोल्यूशन अगर चाहते हैं, आप सटीक उपचार अगर चाहते हैं, तो दोस्तों बिवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम के जैसा कोई भी औषधि अभी तक नहीं है। और मेटाराइजियम, एनिप्सोली और बिवेरिया बेसियाना, ये किसान भाइयों कोई भी नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है जो सदियों से हमारी मृदा में पाया जाता रहा है। हम लोग जहरीली दवाएं और रसायन डाल के इसको ख़त्म कर दिए हैं, बाकी ये हमारे ज़मीन में ही पाई जाने वाला है। वैज्ञानिकों ने जब इतनी परेशानी होने लगी कि लगातार कीटनाशक की डोज बढ़ाने पे भी कीट कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से हम लोगों की बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, उसी प्रकार से ये जो कीड़े हैं नुकसान पहुंचाने वाले, दीमक हो गया, व्हाइट ग्रप हो गया या अन्य कीड़े हो गए, इनकी भी कोई न कोई बीमारी होती होगी। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं की बीमारी का नाम है ये फफूंद, जो दोनों फफूंद हैं हमारे बिवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम एनिप्सोली। जी हाँ, इसको 2.5 से 5 किलोग्राम, जी हाँ किसान भाइयों, 2.5 से 5 किलोग्राम आप इसको प्रति हेक्टेयर आप लोग डाल सकते हैं। ज़्यादा भी डाल सकते हैं जिस प्रकार से आपके यहाँ हो, क्योंकि पहले भी ये हमारी ज़मीन में पाए जाते थे
और इनका कार्य करने का तरीका पहले आप समझ लीजिए। इनका कार्य करने का तरीका यह है कि जो भी हमारा ये फफूंद है, दीमक है, यहाँ की मेटाराइजियम जो है ये फुदका हो गया, इल्ली हो गई, लार्वा हो गया, या फिर कोई उड़ने वाले काटने वाले बीटल्स हैं, इन पे सब पे ये क्या करते हैं, ये फफूंद ऐसे होते हैं कि ये पहले जाके उसकी क्यूटिकल या उसकी सतह से चिपक जाते हैं, या उसके एंट्री पॉइंट में कहीं से एंट्री कर जाते हैं और उसकी सतह में चिपक के अपने जो माइसीलियम, जो अपने जाल होते हैं, अपने शैवाल अपने जो बढ़ाते हैं, अपने माइसीलियम को उसके अंदर डेवलप करते हैं और उसके अंदर चुभकर उसके अंदर की सारी ऊर्जा को खींच लेते हैं, जिससे उसके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, भोजन करने की क्षमता जो है कम हो जाती है, भोजन हजम करने की, और उसका जो प्रजनन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है। अब दीमक क्योंकि सामाजिक प्राणी है, ज़मीन में गहराई में जाके रहता है, तो एक दीमक को इन्फेक्शन हुआ तो उस चीज़ से आप लोग बेफिक्र रहें कि ऊपर के दीमक मरे और नीचे वाले दीमक हमारे नहीं नष्ट हुए। तो वो एक दीमक के टच होते ही जब वो अगले दीमक से नीचे जाकर मिलता है तो यह बीमारी उसके इन्फेक्शन के तरीके से, जो एक बिवेरिया या मेटाराइजियम है, एक इन्फेक्शन से दूसरे इन्फेक्शन तक पहुंच जाएगा। यानी एक दीमक के अगर लग गया तो जितने दीमक टच में आएंगे सभी को हो जाएगा, या एक सफ़ेद गिटार के अगर हुआ तो जितने भी उसके टच में आएंगे उन सभी को वो इन्फेक्टेड कर देगा और उनको सबको पूरा बढ़िया से कंट्रोल करता है। तो इसको यूज करने के लिए आप लोग 100 से 150 किलोग्राम गोबर की खाद ले लेंगे, उसमें 2.5 से 5 किलो या 6 किलो बढ़ा भी सकते हैं, उसको आप लोग गोबर की खाद में मिलाकर पानी छिड़क कर नम बोरे से ढक देंगे। जी हाँ, ये आपको बुआई करने से बहुत पहले ही काम करके रख लेना है, क्योंकि इसकी जो माइसीलियम होती है, फफूंद की जो संख्या होती है, इसको बढ़ाना है। और इसका भोजन जो है ये गोबर की सड़ी हुई खाद, ध्यान रखें सड़ी हुई खाद, कच्चा गोबर दीमक का भोजन है, इसलिए कच्चा गोबर में कभी ना मिलाएं, ना कच्चा गोबर और फसलों के अवशेष ऐसे बिना सड़े खेत में छोड़ें, क्योंकि इससे दीमक और सफ़ेद गिटार बहुत ज़्यादा आक्रमण करते हैं। तो जब आप इसको मिलाकर पानी छिड़क कर नम बोरे से ढककर रख देंगे और दूसरे तीसरे दिन इसको चलाते रहें और नमी बरकरार रखें, जिससे इसके जो फफूंद होते हैं ये बढ़ते चले जाते हैं। और जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मेटाराइजियम हरे रंग का और बिवेरिया सफ़ेद नीले से और हरे रंग का ये भी हो जाता है, तो इसकी शैवाल जो है जम जाएंगी और बुआई के समय किसान भाइयों उसको अपने खेत में डालेंगे तो जो भी इसके होंगे सारे इसके टच में आते ही इन्फेक्शन हो जाएगा। और रही बात फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप की, इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। केमिकल कंट्रोल हम लोगों को सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि हम लोग जैसा खाएं अन्न वैसा रहेगा मन, तो इसलिए हम लोग कम से कम अपने खाने के लिए जो कर रहे हैं उसमें जैविक खेती को बढ़ावा दें, सभी लोग का यही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इमिडाक्लोपरिड और क्लोरोपाइरीफास बहुत ही जब हार्ड कंडीशन में हमारी खेत का फसल बर्बाद होने वाली हो तभी यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग बिवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। और हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा यानी गोबर की सड़ी हुई खाद, हरी खाद, सनई, ढैंचा इत्यादि का प्रयोग अगर करते रहेंगे तो इसको हर साल डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ना हर साल इसको आपको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति में पहले से ही पाए जाने वाला फफूंद है, जो कि कीड़ों को कंट्रोल करने या मैनेजमेंट करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आई होगी कि खेत के किनारे साफ़ सफाई, फेरोमोन ट्रैप, मेटाराइजियम निप्सोली और बिवेरिया बेसियाना का प्रयोग करके हम लोग सफ़ेद गिटार और दीमक को किस प्रकार से पूरी तरह से नियंत्रित अवस्था में रख सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं और उसमें कोई भी नुकसान होने से हम लोग बचा सकते हैं फसलों को। दोस्तों इसी तरीके की और भी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी आने वाले समय में बिवेरिया बेसियाना या मेटाराइजियम के ऊपर, या ट्राइकोडर्मा या टिक्का डिजीज, जिसके ऊपर भी आपको चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। हर चीज़ों को एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है, क्योंकि समय सीमित होता है और ज़्यादा लंबी वीडियो होने पर आप लोग भी ऊब जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार दोस्तों।